नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज में हम एक बार फिर से वीडियो नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें देखने वाले हैं। ये सभी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। यहाँ एक से अधिक विकल्प आपके सामने होते हैं और आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है और तलाशना होता है सही उत्तर। कभी कभी नॉट शब्द दे देता है तो नॉट का मतलब ये होता है कि आपको गलत की तलाश करनी होती है। तो इस प्रकार से एक दिमागी एक्सरसाइज यहाँ पर होती है। और अच्छा ये रहेगा वीडियो को देखने का जो सही तरीका है कि जब प्रश्न यहाँ पर दिखाया जाता है, स्क्रीन पर शो किया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है, तब आप अपने से एक बार अपना उत्तर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और उसके बाद यहाँ जो उत्तर और एक्सप्लेनेशन बताई जाती है उससे मैच कर लीजिए और देखिए कि आप खुद से कितना सही कर पा रहे हैं। और उसका जिक्र कमेंट बॉक्स में करिए। जो कमेंट बॉक्स है वो आपके विचारों का दर्पण होता है, वहां अपने विचारों को आप निसंकोच साझा कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं और यह जो पूरी सीरीज है यह इंग्लिश मीडियम की है। अगर आप हिंदी माध्यम के इच्छुक हैं तो इसका पापा वीडियो जो हिंदी माध्यम वाला है वो पहले ही बन चुका है और उसकी जो अलग अलग पार्ट वाइज सीरीज है वो भी लॉन्च हो चुकी है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फोन कीजिएगा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। कैसे जुड़ना है, कैसे पेमेंट करना है, कौन कौन से रूल और रेगुलेशन है, ये सब बता दिया जाएगा। और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा UPSSC द्वारा कंडक्ट होने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए और EPFO के लिए लॉन्च किए गए हैं। और इतने प्रकार के यहाँ प्रोग्राम चलते हैं, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वैकल्पिक विषयों के लिए, आंसर राइटिंग के इवैल्यूएशन का प्रोग्राम चलता है। ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ अगर आप उत्तर लिखकर सबमिट कीजिएगा तो उसका एक बेहतर फीडबैक आपको दिया जाता है और आप जान पाते हैं कि आपके अंदर कमियां कहाँ हैं। और टेस्ट सीरीज के जरिए आप अपनी तैयारी को यहाँ आंक सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से बार बार कहा जाता है कि इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो जरूर ज्वाइन करने का पर्पज क्या हो सकता है? पहली चीज तो ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहती है। आप देख रहे होंगे, आपने अगर इसे ज्वाइन किया होगा तो नोटिफिकेशन बार बार आते हैं, बार बार आपकी जो घंटी है वो बजती रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जितने महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन है या आयोग से संबंधित कोई सूचनाएं हैं या चैनल मतलब इस ग्रुप के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहता है तो वो सब चीज़ें आप तक समय से पहुंचती रहती हैं। आप किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से अछूते नहीं रहेंगे, इसलिए इसे अवश्य ही ज्वाइन करिए। और यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ आप हमारे देखते हैं वह हमेशा फ्री थे, हैं और रहेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। तो आप इसका भरपूर लाभ लीजिए। और वीडियो का लाभ लेने का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि आप देखिए, सुनिए और उसे नोट करिए, नोट्स बनाइए। आपके खुद के बनाए नोट्स आपके ज़्यादा मददगार होंगे, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करने में मत कंजूसी करिए और शेयर करिए। शेयर करने से दूसरों तक पहुंचेंगे और दूसरों को भी उतना ही फायदा देंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ दिक्कतें हैं या कमियां हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसे बताइए। और ट्विटर पे आजकल हमारा चैनल काफ़ी सक्रिय है, तो हमारी सक्रियता में योगदान दीजिए, यहाँ भी आप बने रहिए। अब चलते हैं आगे। वीडियो नंबर 1 में हमने 11 नंबर के क्वेश्चन तक, मतलब 11वां जो MCQ था वहां तक चर्चा की थी और अंतिम बार जो हमारी बात थी वो अब्बासी डायनेस्टी पर खत्म हुई थी। हमने खिलाफत साम्राज्य के बारे में देखना शुरू किया था। हमने देखा कि मोहम्मद साहब की जब मृत्यु होती है तो उस समय तक उन्होंने अपना कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था और इस वजह से उनकी मृत्यु के बाद संघर्ष आरंभ होता है। मदीना के जो लोग हैं वो अपनी तरफ से एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे खड़ा कर देते हैं और जो कुरैशी कबीले वाले हैं वो मोहम्मद साहब पे अपना हक जमाते हैं और वहां से अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं। और खलीफा शब्द जो है ये कुरान से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव। तो इस प्रकार की चीजें हम देख चुके हैं और हमने देखा कि यहाँ पर जब खलीफा बनते हैं तो उसमें शुरुआती जो 4 खलीफा हैं उनमें अबू बकर, उमर और उस्मान, इसके बाद अली का नाम आता है। अली जो है ये चौथे हैं और इनके माध्यम से इस्लाम का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होता है और इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार होता है। यहाँ पे बेजेंटाइन और जो सासानिद जैसे साम्राज्य हैं जो कि उस समय काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, उनका पतन हो जाता है और वहाँ पे इस्लामिक स्टेट की स्थापना होती है। इसी प्रकार से सीरिया, ईरान और मेसोपोटामिया पर भी ये जीत हासिल करते हैं। तो जो खलीफा होते हैं वो साम्राज्य को बढ़ाने का काम करते हैं। इस समय मुस्लिम साम्राज्य जो है वो बहुत विस्तृत हो जाता है और यही कारण होता है कि बाद में जो मदीना में राजधानी बनाई गई रहती है, मतलब शुरुआती कैपिटल जो है खिलाफत साम्राज्य की वो मदीना रहती है, तो वहां से इसे हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मदीना से दूरी बढ़ जा रही थी और वहां से पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम था। तो ऐसे में दमिश्क को राजधानी बनाना पड़ता है।
तो इस प्रकार से खलीफा बनते हैं और खलीफाओं के बाद एक राजवंश आते हैं, जैसे अब्बासी वंश जिसके बारे में अभी हम देख रहे हैं और देखेंगे भी। इसके बाद ताहिरी वंश है, समानी वंश है, सफारी वंश है, जियारी वंश है, बुवैही है, इस प्रकार के बहुत सारे हैं, कराखानी वंश है। ये सब डायनेस्टीज के नाम हैं जो कि एक के बाद एक आती रहती हैं। तो ये सब हम देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इसमें यह कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फर्स्ट 8 खलीफा ऑफ अब्बासी डायनेस्टी। अब्बासी डायनेस्टी के जो पहले 8 खलीफा हैं उसमें से इनमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है, मतलब संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ 4 व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना यह है कि पहले 8 खलीफाओं में से इनमें से कौन से नहीं है, देखकर बताइए। पहले जो है इसमें व्यक्ति वो कौन से हैं, अबुल अब्बास सफ़ा है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें अबू जाफर मंसूर है। इसके बाद महादी है और उबैदा है। ये 4 नाम दिए हुए हैं। विकल्प आपको दिख रहे हैं ABCD। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि सिर्फ चौथे वाले जो है वो इसमें से नॉट रिलेटेड है, मतलब इससे संबंध नहीं रखते हैं। और चौथे कौन है, उबैदा। उबैदा का संबंध अब्बासी डायनेस्टी के शुरुआती 8 खलीफाओं में से नहीं है, बाकी जो 3 हैं वो इससे बिलोंग करते हैं, यानी अबुल अब्बास सफ़ा, अबू जाफर मंसूर और महादी, इनका नाम इसमें गिना जाता है। लेकिन जो चौथे हैं इन्हें यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर जो है वो डी होगा। फर्स्ट 8 खलीफा ऑफ अब्बासी डायनेस्टी, अब्बासी डायनेस्टी के जो पहले 8 खलीफा हैं उनका नाम यहाँ दिया हुआ है। इसे आप पूरी तारीख के साथ देख रहे हैं। पहले जो हैं सबसे शुरुआती, यहाँ आप देख लीजिए वो कौन से हैं। अबू अब्बास सफ़ा है 749 से लेकर 754। इसके बाद अबू जाफर मंसूर है 754 से लेकर 775। ये सब AD में है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब क्या, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। अगर BC होता तो बिफोर वाला जो समय है उसको हम लोग गिनते। यहाँ पर 754 से लेकर 775 वाला जो टाइम पीरियड है ये अबू जाफर मंसूर का है। इसके बाद महादी जो है वो अब्बासी डायनेस्टी के अगले खलीफा बनते हैं। इसके बाद हादी है 785 से लेकर 786। इसके बाद हारून रशीद है 786 से लेकर 809। इसके बाद अमीन है, यहाँ रेड मार्क को हटा लीजिए, नीचे से देखिए, अमीन है। इसके बाद मामून है और अंत में मोतसिम है। मोतसिम जो है वो 8 खलीफाओं में सबसे आखिरी है और इनका जो दौर है वो 833 से लेकर 842 का है। ये पूरा इनका शासनकाल है। ये पहले 8 खलीफा हैं जिनका संबंध अब्बासी डायनेस्टी से है और इसमें उबैदा का नाम कहीं भी नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, 4 ओनली। उबैदा को इससे बाहर कर दीजिए, बाकी 3 इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। 13वें नंबर के MCQ को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फाउंडर ऑफ ताहिरी डायनेस्टी वाज इस्माइली। ताहिरी राजवंश जो था, ताहिरी डायनेस्टी, उसके संस्थापक इस्माइली थे। ये पहला कथन है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि द फाउंडर ऑफ समानी डायनेस्टी, ये सब एक के बाद एक आते हैं, जैसे अब्बासी है वैसे ही इनका भी क्रम चलता है। तो फाउंडर जो समानी डायनेस्टी के थे उनका नाम ताहिर था, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला है इसमें कहा गया है कि खुरसान मूवमेंट वाज लीड बाई अबू मुस्लिम खुरसानी। आपको बताना यह है कि जो 3 स्टेटमेंट हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। पूरा जो प्रश्न है उसे देख लीजिए। ऑल का भी ऑप्शन है, यानी तीनों सही हो सकते हैं, या इसमें से कोई एक या कोई 2 सही हो सकता है। तो बुद्धि लगाइए। देखिए इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें करेक्ट हमें खोजना था, तो सिर्फ तीसरा सही है। खुरसान मूवमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि इसका लीड करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, अबू मुस्लिम खुरसानी है, ये सही बात है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत हैं। फर्स्ट वाले में क्या कहा गया है कि ताहिरी डायनेस्टी की स्थापना करने वाले इस्माइली हैं और समानी डायनेस्टी की स्थापना करने वाले ताहिर है, यहाँ उल्टा दे दिया है, ये रिवर्स दे दिया है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फाउंडर ऑफ ताहिरी डायनेस्टी, यहां जो सन है उसको भी याद रखिएगा। ये इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे, ताहिर थे। इसके बाद द कमांडर ऑफ मामून हु वाज गवर्नर ऑफ खुरसान, ये ताहिर है कौन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ये कमांडर थे मामून के। ये यहां आप देख लीजिए, ये जो सेकेंड लाइन है, मामून के ये कमांडर थे और इन्हें खुरसान का गवर्नर अपॉइंट किया गया था और ये ताहिरी डायनेस्टी की नींव डालते हैं। ये इसके फाउंडर है, इनका नाम क्या है, ताहिर है। और वहां क्या दिया हुआ है, इस्माइली दिया है, तो इसलिए पहला वाला गलत हो जाता है। और जो समानी डायनेस्टी है उसकी स्थापना इस्माइली करते हैं, तो उल्टा दे दिया था। समानी डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है, इस्माइली है। 874 से लेकर 999 AD ये इसकी तारीख है। और इन्होंने अपनी पावर की स्थापना की
इसके बाद जो एकदम आखिरी लाइन है उसको देखिए, इसमें ये कहा गया है कि खुरसान मूवमेंट ये 8वीं शताब्दी के मध्य में शुरू होता है, मतलब जो 8th सेंचुरी है उसके मिडिल में इसका आरंभ होता है। और इस मूवमेंट के लीडर जो थे, नेता जो थे, उनका नाम अबू मुस्लिम खुरसानी था। ये कुछ चीजें हम यहाँ देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के आधार पे इसका जो आंसर है वो सी होगा, मतलब सिर्फ तीसरा इसमें सही है, पहला दूसरा गलत है। इसमें रिवर्स दे दिया था, ताहिरी के जो है वो ताहिर होंगे और समानी के इस्माइली होंगे। इस प्रकार से इसे देखेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फाउंडर ऑफ सफारी डायनेस्टी। ये जितनी भी डायनेस्टीज एक के बाद एक आई हैं उन्हीं के बारे में ये इंफॉर्मेशन देने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसमें यह कहा गया है कि द फाउंडर ऑफ सफारी डायनेस्टी वाज उमर। सफारी डायनेस्टी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो उमर थे। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा गया है कि जियारी डायनेस्टी इज फेमस फॉर लिटरेरी इनकरेजमेंट। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि द फाउंडर ऑफ बुवैही डायनेस्टी वाज बुवैह। यहाँ पर बुवैह जो थे ये बुवैही डायनेस्टी के फाउंडर थे, ऐसा दिया हुआ है। और फोर्थ वाला जो है इसमें कहा गया है कि करा खानी डायनेस्टी जो है इसकी स्थापना करने वाले, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो फेमस रूलर हैं यानी प्रसिद्ध शासक हैं, किस चीज के, तो करा खानी डायनेस्टी के, उनका नाम दिया हुआ है बुगरा खां। यानी बुगरा खां इस डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर के तौर पे देखे जाते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है और आपको देखकर बताना है कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, जो गलत हो उसकी तलाश करनी है। यहां नॉट शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आप देख रहे हैं, विकल्प देख लीजिए और इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि सिर्फ पहला जो है इसमें वो क्या है, नॉट करेक्ट है। पहला वाला गलत है, बाकी जो है वो सही है। उत्तर तो यही कहता है, पहला वाला गलत है। इसमें यह कहा गया है कि सफारी डायनेस्टी के संस्थापक उमर थे। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। इसका जो आंसर है वो ए होगा, द फाउंडर ऑफ सफारी डायनेस्टी। और इसका जो टाइम पीरियड है उसको देख लीजिए, 861 यानी 861 से लेकर 900 तक का है। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम याकूब है। ये जो व्यक्ति है इन्हें याद रखिएगा। सफारी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, याकूब है। और हिज ब्रदर उमर बिकम द हेयर। और यहाँ पर इनके जो भाई हैं उमर, ये इनके उत्तराधिकारी बनते हैं। ये कुछ चीजें हैं, तो उमर का नाम वहां देकर गलत कर दिया है। और इसके बाद जो सेकेंड वाली लाइन है उसको देख लीजिए, बुवैही डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो बुवैह था, ये सही बात है। और इसकी जो तारीख है वो 932 से लेकर 1052 ईस्वी की है। ये सभी तारीखें जो आप देख रहे हैं ये सब एडी में है, यानी एनो डोमिनी में। तो यहाँ पर बुवैही डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो बुवैह है। और जियारी डायनेस्टी, जो लास्ट वाला स्टैंजा है उसको देखिए, जियारी डायनेस्टी 928 से लेकर 1042 ईस्वी तक इनका शासन था। इज फेमस फॉर इट्स लिटरेरी इनकरेजमेंट। यह शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अल बरूनी हैज डिवोटेड हिज बुक क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस टू द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी काबूस। इस डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम है काबूस। और अल बरूनी जो कि मध्यकालीन प्रसिद्ध लेखक था, ये आप जानते ही हैं, उनकी जो किताब उल हिंद है वो काफी फेमस है। तो अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी, सिर्फ एक ही किताब उन्होंने नहीं लिखी, तहकीक ए हिंद के नाम से जो किताब है, सिर्फ वही उनकी एकमात्र बुक तो है नहीं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। तो उनकी एक और किताब है, उनका नाम है क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस। तो इसमें इन्होंने ये जो डायनेस्टी है, जियारी डायनेस्टी, इसके बारे में काफी बढ़ा चढ़ाकर बखान किया है और उस समय का जो रूलर था काबूस, उसे इसे समर्पित कर दिया है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। और जियारी डायनेस्टी की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो बहुत जोर पकड़ लेती हैं, मतलब उसे प्रोत्साहन मिलता है, ये बड़ी चीज है। तो ये जो प्रश्न है इसमें आंसर होगा ए। नॉट करेक्ट हमें खोजना था, तो सिर्फ पहला गलत है। और पहला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर उमर जो है ये सफारी डायनेस्टी के फाउंडर नहीं होते हैं, बल्कि इसकी जगह पे नाम किसका आएगा, यहाँ आप देख लीजिए, ये है याकूब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर फिर से आपके सामने स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट आप लगातार देखेंगे और इन स्टेटमेंट्स के माध्यम से आपको अनेकों फैक्ट्स जो हैं वो एक साथ जानने के लिए मिलेंगे। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं, इन्हें देखकर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। अभी तक हमने खिलाफत और जो खलीफा है उनके बारे में देखा है। अब यहाँ से भारत पर जो अरबों का इन्वेशन हुआ था, यानी आक्रमण हुआ था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए, सिंध वाज रूल्ड बाय दाहिर बिफोर अरब इन्वेडेड। अरबों के आक्रमण से पहले दाहिर जो है वो सिंध पर शासन कर रहे थे। अरबों के आक्रमण से पहले, यहाँ एक एक शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि दुर्लभ वर्धन एस्टैब्लिश द कारकोट डायनेस्टी इन कश्मीर इन 7th सेंचुरी। दुर्लभ वर्धन नाम के जो सम्राट थे
उन्होंने कारकोट राजवंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में की थी। और कहाँ पर की थी? तो कश्मीर में की थी। इसके बाद जो थर्ड वाला है, इसमें कहा गया है कि द फेमस मार्तंड टेम्पल, मार्तंड मंदिर जो है प्रसिद्ध मंदिर है, और ये कहाँ का है? कश्मीर का है। यह दुर्लभ वर्धन के द्वारा बनवाया गया था। दुर्लभ वर्धन वहाँ के तत्कालीन सम्राट थे और उन्होंने प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। मार्तंड किसको कहा जाता है? सूर्यदेव को कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ वाला जो है, इसमें कहा गया है कि द पाल डायनेस्टी इन बंगाल वाज फाउंडेड बाय गोपाल इन 750 एडी। पाल डायनेस्टी यानी पाल राजवंश जो है बंगाल का, ये बंगाल के संदर्भ में बात की जा रही है, इसकी फाउंडेशन रखने वाले गोपाल थे। यानी गोपाल ने पाल डायनेस्टी की स्थापना बंगाल में की थी। और कब की थी? 750 ईस्वी में। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। आपको बताना ये है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अरबों का जो भारत पर आक्रमण हुआ था उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहले जान लीजिए, नहीं तो जो प्रश्न है वो समझ में नहीं आएगा। मतलब विकल्प चुनने में आपको असुविधा होगी, हालांकि प्रश्न आप देख रहे हैं। अरब जो थे, इनका 7वीं शताब्दी में अचानक एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रकट होना, ये बड़ी चीज थी। मतलब ये चौंकाने वाली बात थी। और एक झटके में ये उभरते हैं और एक साथ ही भारत ही नहीं बल्कि और जो विश्व के कई देश हैं उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। हालांकि भारत पे इनका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं था, स्थायी नहीं था, क्षणिक प्रभाव था, लेकिन प्रभाव तो डालते हैं, इनका इफेक्ट पड़ता है। और बाहर से जब भी कोई आक्रमण होता है तो वो प्रभाव तो डालता ही है, भले ही वो स्थायी ना हो, ये अलग चीज़ है। और अरबों के भारत आक्रमण के विषय में जो पर्याप्त सूचना है, जो एकदम सफिशिएंट वाली इंफॉर्मेशन है, वो 9वीं शताब्दी के एक ग्रंथ से मिलती है। और ये ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति कौन है? बिलादुरी हैं। बिलादुरी की किताब है और किताब का नाम है किताब फुतूल उल वल्दान। किताब का नाम क्या है? किताब फुतूल उल वल्दान। यह जो बुक है इससे हमें पहली इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसके अलावा 1216 में एक और किताब लिखी जाती है जिसका नाम है चचनामा। इसके बारे में आपने प्रश्न भी देखे होंगे और कई बार आयोग की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो यह जो चचनामा नाम की किताब है ये 1216 में लिखी जाती है। यह फारसी में अनुदित है, मतलब अरबी भाषा में इसे मूल रूप से लिखा गया है। इसकी मूल लैंग्वेज के बारे में विवाद होता है, लेकिन सही बात क्या है, इसकी जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि का मतलब क्या? मूल प्रति चचनामा की, वह अरबी भाषा में है और अरबी से इसका पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। तो इस प्रकार की जो किताब है इससे भी हमें अरबों के आक्रमण के बारे में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। और सबसे पहली इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? ये किताब फुतूल उल वल्दान से मिलती है, जो कि बिलादुरी के द्वारा लिखी गई है। और अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और मकरान का जो मरु प्रदेश था, मरु प्रदेश का मतलब क्या? जो रेगिस्तानी इलाका था, वहां के समतल मार्ग से ये सिंध में प्रवेश करते हैं। इनका आने का जो रास्ता है वो कैसा है? सिंध से ये अंदर एंट्री करते हैं और समतल रास्ता ये चुनते हैं, मकरान से होते हुए ये हमारे देश में आते हैं। और मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पहले, मीर कासिम ने जो आक्रमण किया था इसके बारे में आपने एनसीईआरटीज में पढ़ रखा होगा। तो मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पहले खलीफा उमर के समय में, जब खलीफा इस समय उमर थे, तो 636 ईस्वी में बंबई के निकट ठाणे में विजय के लिए एक अभियान भेजा गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि मीर कासिम जो था वो पहला और अंतिम आक्रमणकारी था, उससे पहले भी ऐसे प्रयास हो चुके थे। हालांकि जो बड़ा वाला प्रयास था वो मीर कासिम के द्वारा किया गया और वो सफल रहा, लेकिन इससे पहले कोशिशें की गई थी, उनमें ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है, ये बड़ी बात है। तो खलीफा जब उमर थे तो उनके समय में 636 में बंबई के पास एक अभियान भेजा जाता है और यह असफल रहता है। और इसी अभियान के दौरान भारत के लोग जो है वो पहली बार इस्लाम से परिचित होते हैं। ये बड़ी चीज़ है। यहाँ देखिए 636 ईस्वी में जो अभियान भेजा जाता है और भेजने वाले जो खलीफा है उनका नाम क्या है? उमर है। तो इस अभियान में होता तो कुछ नहीं है, ये मुंबई के पास एक आक्रमण के तौर पे प्रकट होता है, लेकिन भारत के लोगों को इस्लाम का परिचय यहीं से मिलता है। इससे पहले वो जानते नहीं थे कि इस्लाम जैसा कोई धर्म है, लेकिन यहाँ से वो परिचित होते हैं, ये बड़ी चीज़ है। और जो दूसरा अभियान है वो खलीफा उस्मान के समय में भेजा जाता है। जो दूसरा वाला अभियान है वो कब भेजा जाता है? 644 में। और उस समय जो रूल रहता है वो खलीफा उस्मान का रहता है। और इस समय जो लीडर होता है, इस पूरे कैंपेन का जो लीडर होता है वो अब्दुल्लाह बिन उमर रहता है। अब्दुल्लाह बिन उमर के नेतृत्व में ये दूसरा वाला अभियान भेजा जाता है। और ये आता कहाँ से है? तो यह स्थल मार्ग को चुनता है। जल मार्ग को चुनने की गलती ये पहले कर चुके थे और इसमें पराजित होते हैं, मुंबई के पास जो इन्होंने आक्रमण किया था। तो अब ये क्या करते हैं? जमीनी रास्ते को चुनते हैं और स्थल मार्ग से ये मकरान का जो पश्चिमी सिंध प्रांत है वहां पर आक्रमण करते हैं। और कुछ समय पश्चात अल हरीस, इन्होंने 659 में और 644 में ये
अल मुहव्वल ने अभियान किया था। मतलब इस प्रकार के कई आक्रमण यहाँ पर होते हैं, एक आक्रमणकारी यहाँ नहीं है, बहुत सारे हैं और एक के बाद ये एक आक्रमण करते हैं। 708 में दमिश्क के खलीफा, अब यहाँ पर जो असली दिक्कत थी, आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे आक्रमण हो रहे हैं तो इसका कारण क्या है, मतलब कुछ पर्पज होता है तभी आक्रमण होता है, तो अरबों का एकाएक इंटरेस्ट भारत में कैसे हो गया। तो मूल कारण यह है कि 708 में दमिश्क के खलीफा वलीद, दमिश्क के खलीफा उस समय कौन थे, वलीद थे, उन्होंने सिंघल राजा द्वारा भेजे गए उपहारों से भरे जहाज को स्वीकार किया था। मतलब सिंघल का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, श्रीलंका की बात की जा रही है। तो श्रीलंका का जो राजा था वो इन्हें गिफ्ट भेजता है, लेकिन दिक्कत होती है वहां जब ये सिंध के पास पहुंचते हैं। सिंध के पास जो बंदरगाह है देवल, वहां पे कुछ समुद्री लुटेरे होते हैं, दस्यु होते हैं, वो उस जहाज को लूट लेते हैं और इस प्रकार से जो खलीफा है वो नाराज होते हैं। और उसके बाद हज्जाज ने 711 में इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा दाहिर को दंड देने के उद्देश्य से एक अभियान भेजा था। इसमें पहले उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अभियान भेजा जाता है, उसके बाद जो बुदैल हैं उनके नेतृत्व में अभियान भेजा जाता है, लेकिन ये दोनों ही जो कैंपेन है ये असफल रहते हैं, इनमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। और उसके बाद 712 ईस्वी में मीर कासिम के नेतृत्व में ये अभियान भेजा जाता है और ये सफल रहता है। मतलब 712 में मीर कासिम ने, जिसे कि आप मोहम्मद बिन कासिम के नाम से भी जानते हैं, यह सिंध पर सफल आक्रमण करता है और सबसे पहले थट्टा के पास जो देवल बंदरगाह है उसे अपने अधीन कर लेता है। और यहाँ पर अधीन करने से पहले संघर्ष होता है, तत्कालीन जो शासक हैं और उसके बीच में आपस में लड़ाई होती है। तो यह जो लड़ाई है इसे रावर का युद्ध कहा जाता है। जो देवल बंदरगाह के पास दोनों के बीच में संघर्ष होता है वो रावर का युद्ध कहलाता है। और 713 ईस्वी में मीर कासिम मुल्तान पर आक्रमण करता है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 था, इसे आप देख चुके हैं पर्याप्त मात्रा में। अब इसके उत्तर पर विचार कीजिए, ये विकल्प है आपके। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। बी का मतलब ये है कि इसमें दूसरा और चौथा क्या है, सही है। दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला और तीसरा ये दोनों ही गलत है। इसमें पहला तीसरा दोनों गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, सिंध वाज रूल्ड बाय ब्राह्मण नेम चच। चाच या चच के नाम से ये जो व्यक्ति है जो कि ब्राह्मण था, मतलब अपने वर्ण से ये ब्राह्मण था, ये उस समय सिंध पर शासन कर रहा था। उस समय का मतलब यहाँ उस समय से है जब अरबों का आक्रमण अभी हुआ नहीं था। अरबों के आक्रमण के समय दाहिर का शासन था जो कि इसका भतीजा था, लेकिन अरबों के आक्रमण से पहले ये जो सिंध वाला प्रांत है या क्षेत्र है, यहाँ पर एक ब्राह्मण चच का शासन था। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि नेफ्यू दाहिर जो है वो सिंध पर रूल कर रहा था 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। इवन बिफोर दिस, और इससे पहले राय परिवार, ये राय फैमिली जो थी, वहां के राजा थे, वो यहाँ पे शासन करते थे, मतलब सिंध पर उनका अधिकार था। और इनकी जो कैपिटल थी वो एलोर थी। इनकी राजधानी भी यहाँ दी हुई है, तो राजधानी से भी प्रश्न आ सकते हैं, ये एलोर थी। और बाद में क्या होता है, इस डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर है उसकी विधवा से ये ब्राह्मण जो है चच, ये विवाह कर लेते हैं और इस प्रकार से ये साम्राज्य इनका हो जाता है। मतलब चच डायनेस्टी की वहां से स्थापना होती है। और चच का जो भतीजा है या चाच जो है, चच या चाच दोनों नाम से ये मिलते हैं। चाच इन्हें प्रोनाउंसिएशन के तौर पे बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, लाड़ी नाम की जो विधवा थी, अंतिम इस डायनेस्टी के रूलर की ये विधवा है, इनसे विवाह किया और उसके बाद थ्रोन पे ये खुद बैठ जाता है। इस प्रकार से ये राज्य को हासिल कर लेता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। और यहाँ से फिर जो राजवंश है वो आगे बढ़ता है और दाहिर के समय में सिंध पर कब्जा हो जाता है मीर कासिम का। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टैंजा है उसको देखिए, ललितादित्य द फेमस मार्तंड टेम्पल ऑफ कश्मीर वॉज बिल्ट। ललितादित्य ने, ये जो शासक हैं, इन्होंने प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर जो कि कश्मीर का है इसका निर्माण करवाया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, शिव टेम्पल ऑफ भूतेश्वर, भूतेश्वर का जो शिव मंदिर है, और इसके अलावा विष्णु मंदिर जो है कहाँ का, ये परिहार केशव का, यह भी यहाँ पर बनवाया गया था, इसका भी कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो इस प्रकार के अनेकों मंदिर इसी समय में बनते हैं। अरबों के आक्रमण का जो समय काल है, दौर है, उसी समय इस प्रकार के जो टेम्पल्स है इनका निर्माण होता है। इसमें मार्तंड मंदिर है, इसकी जो लोकेशन है वो कश्मीर में है, और बनवाने वाले जो शासक है वो कौन है, ललितादित्य है। और वहां जो दुर्लभ वर्धन का नाम दे दिया है वो गलत हो जाता है। इसके बाद दुर्लभ वर्धन के बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए। दुर्लभ वर्धन ने स्टैब्लिश किया था कारकोट डायनेस्टी को। कारकोट राजवंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। डायनेस्टी की फाउंडेशन रखने वाले व्यक्ति कौन है, यहां से प्रश्न बनते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। दुर्लभ वर्धन ने स्टैब्लिश किया था कारकोट डायनेस्टी को, और कहां पर, तो कश्मीर में, और वो समय था 7वीं शताब्दी का, 7th सेंचुरी का वो टाइम पीरियड था।
और वेनसांग ट्रेवल टू कश्मीर। वेनसांग जो है वो कश्मीर की यात्रा करता है और उस समय इन्हीं का रीजन रहता है, मतलब इन्हीं का शासनकाल रहता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? दुर्लभ वर्धन की बात कर रहे हैं। तो दुर्लभ वर्धन ने कारकोट डायनेस्टी की कश्मीर में स्थापना की और ये समय था 7वीं शताब्दी का, और वेनसांग इस समय कश्मीर की यात्रा पर था। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है और यही था आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि आंसर होगा बी। यहाँ पर आपको करेक्ट खोजना था, तो दूसरा और चौथा सही है। दूसरा वाला मतलब ये वाला और चौथा वाला सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। इसमें मार्तंड मंदिर का निर्माण दुर्लभ वर्धन ने नहीं बल्कि ललितादित्य ने करवाया था। और पहला वाला गलत है। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि दाहिर का बिफोर वाले समय में शासनकाल नहीं था। उस समय इनके जो चाचा थे, चाच और चाचा ये मिलते जुलते शब्द हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं। चाचा जो थे, चाच, वो खुद एक ब्राह्मण थे, उनका यहाँ पे शासन था। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो बी होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार। आगे के जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में देखे जाएंगे।